फॉर गॉड से बाबा, आप चाहते हैं मैं उस गैर संजीदा लड़की को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर इस ऑफिस में जगह दूं? रियली बाबा? अभिनव की बात सुनते हुए कई पल वीरेंद्र साहब हैरत से दंग रहे थे। टेबल की सतह पर हाथ रखते जरा सा झुकते हैरानगी से बोले, मैं हिंदी में यह बात तकरीबन 3 बार दोहरा चुका हूँ। अगर तुम्हें इंग्लिश समझ आती है तो बता दो, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। वीरेंद्र साहब झुलझुलाहट का शिकार हुए थे। आपने बात ही इस कदर नाकाबिले यकीन की है बाबा। आरूसी को मैं 5 मिनट भी अपने नजदीक बर्दाश्त नहीं कर सकता और आप चाहते हैं मैं उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर 12 घंटे साथ रख लूं? नामुमकिन। वो कुर्सी पर बैठते ही साफ साफ लहजे में इनकार कर गया। मैं बिहान को जुबान दे चुका हूँ। वीरेंद्र साहब उसके इनकार पर भड़क उठे थे। दांत पीसते हुए कहा, यह आपका मसला है बाबा, आप एक बार मुझसे सलाह मशवरा कर सकते थे। वे बेहद परेशान हुए थे। बैठे बिठाए मुसीबत उनके गले पड़ गई थी। आखिर क्या प्रॉब्लम है उस बच्ची में? तुम्हें भी तो एक सेक्रेटरी की जरूरत है। अगर वो यह जॉब कर लेगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। वीरेंद्र साहब की समझ से बाहर था। आखिर क्यों उनका अक्खड़ बेटा मासूम और सीधी सी आरूसी से खैर खाता था? प्रॉब्लम माँ बाप की लाडली लड़की ही मुसीबत का दूसरा प्रॉब्लम है। मैंने जिंदगी में उससे ज्यादा गैर संजीदा लड़की नहीं देखी। जहाँ जाती है काम बिगाड़ती है, कोई काम ढंग से नहीं करती, ना पहनने ओढ़ने का सलीका है, ना बात करने का। उसके लहजे में आरूसी के लिए महज नागवारी ही नागवारी थी और यह नागवारी बीरेन साहब को एक आंख नहीं भा रही थी। मैं कुछ नहीं जानता। आरूसी की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, उसे जॉब करनी थी ताकि तजुर्बा मिल सके। बिहान के बाद करने पर उसे मैं हाँ कह चुका हूँ। कल से वो अपनी कंपनी ज्वाइन कर रही है। वीरेंद्र साहब अटल लहजे में कहते हुए कुर्सी से उठे। अभिनव कुमार का गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ। मैं यहाँ उसे किसी किस्म का काम नहीं दूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं बाबा जी, मैं अपने काम को लेकर ईमानदार हूँ। वो बोलकर रह गया था। वीरेंद्र साहब दांत भींचते बोले, वो तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी, लेकिन अगर तुम अपनी नापसंदगी का शिकार उसे बनाओगे तो तुम्हें मेरे सामने जवाब देना पड़ेगा। वो भी उसी के बाप थे। गुस्से में अपनी बात कहते हुए वह चले गए। अभिनव कुमार ने गहरी सांस भरते कुर्सी से टेक लगा ली। बंद आंखों के पीछे वही सुरमई शरारती निगाहें फिर चमक कर उभर आईं, जैसे उसके पूरे वजूद को जला रही हों। वह फौरन आंखें खोलकर सिर झटका, मानो उन आंखों के असर से खुद को छुड़ाना चाहता हो। फैसला तो बीरेंद्र साहब कर चुके थे, अब उसके पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे हर हाल में आरूसी को बर्दाश्त करना ही था, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। दिन चढ़ आया था। हल्की हवा को झटककर सूरज अपनी तपती धूप बिखेर रहा था। कुमार हाउस के खास कमरे में ग्लास वॉल पर पर्दे गिरे हुए थे और कमरे में सब तरफ अंधेरा था, क्योंकि लाइट भी बंद थी। बेड पर सोया वह मासूम सा वजूद परियों जैसी नींद में मस्त था। साइड टेबल पर रखा अलार्म लगातार बजते बजते अब चीखने जैसा लगने लगा था, लेकिन बेड पर पड़ी आरूसी हिली तक नहीं। अचानक कमरा खुला। कल्पना जी अंदर आईं। अंधेरा और बजता अलार्म देखकर उन्होंने सिर हिलाया और तुरंत लाइट जला दी। रोशनी पड़ते ही उनके माथे पर सिकन पड़ गई। आरू, उठ जाओ बेटा, अब नींद छोड़ दो, उन्होंने नरम आवाज में कहा। लेकिन आरूसी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए करवट बदल ली। उठ जाओ बेटा, आज ऑफिस का पहला दिन है, अगर लेट हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। कल्पना जी की आवाज में चिंता साफ थी। यह सुनते ही आरूसी ने झटके से अपनी सुरमई आंखें खोली। उसने पर्दों को देखा, फिर दीवार पर लगी घड़ी को जो 9 बजा रही थी। उसकी आंखें फैल गईं। उफ माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मैं कितनी लेट हो गई। वो हिटलर जैसे आदमी ने तो आज पहले ही दिन मुझे निकाल देना है, और फिर भाई भी मुझे गैर जिम्मेदार समझकर मेरे गले में शादी का फंदा डाल देंगे। वह एक ही सांस में सब बोलकर बेड से कूदी और झट से वॉशरूम में घुस गई। कल्पना जी पीछे खड़ी बस सिर हिलाती रह गईं। बे अलमारी से उसके कपड़े निकालकर बेड पर रखने लगी। तभी आरूसी फ्रेश होकर बाहर आ गई। आरूसी, आराम से बेटा, ज्यादा जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है, कल्पना जी ने समझाया, जबकि आरूसी आईने के सामने खड़ी
सामान में उलट पुलट कर रही थी। मॉम, अगर मैंने यह जल्दबाजी नहीं की तो मुझे उस आदमी के जहरीले तानों का सामना करना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। आरुषि माथे पर बल लिए संजीदगी से बोली, अभिनव कुमार इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम बहन भाई उसे समझते हो। कल्पना जी की तरफ उठती उसकी यह बात आरुषि को जरा भी पसंद नहीं आई। उसके हसीन चेहरे पर नापसंदगी साफ दिखने लगी। और मैं भी उतनी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ जितना वो समझता है। बात यह है कि अभिनव कुमार को लगता है कि दुनिया में बस वही सबसे बेस्ट है। वो खुदगर्ज इंसान है जिसे लगता है कि कोई और उसकी बराबरी का है ही नहीं। आरुषि ने हाथ में पकड़ा ब्रश लगभग पटकते हुए टेबल पर रखा और चिढ़कर बोली, कल्पना जी ने खामोश रहना ही ठीक समझा। वे जानती थी कि ऐसे मामलों में बोलने से बस और बहस शुरू होती है, खासकर जब बात अभिनव कुमार की हो। आरुषि ने उनकी खामोशी देखी और बेड पर रखे कपड़ों की ओर देखा। मॉम, अलमारी से दूसरा सूट दे दीजिए, कहकर वो फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब बाहर आई तो कल्पना जी का मन हुआ कि अपना माथा पीट ले। घुटनों तक लंबी कुर्ती, पटियाला सलवार, गले में रोल किया हुआ दुपट्टा और बाल ऊंची मगर थोड़ी ढीली पोनी में बंधे हुए वो बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी जैसे हमेशा रहती थी। आरू, तुम इसमें ऑफिस जाओगी? कल्पना जी खुद को रोक ना सकी, जबकि जवाब उन्हें पहले से पता था। जी मॉम, मुझे यही पसंद है और यही मैं हूँ। मैं दोहरी शख्सियत नहीं रख सकती। वो बाएं हाथ में ब्रेसलेट पहनते हुए बोली, फिर अपना पर्स उठाकर कंधे पर डाला। एक नजर खुद पर डालकर उसने कल्पना जी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर फैली चिंता देखकर वो मुस्कुरा दी। वो आगे बढ़कर उनके गले लग गई। फिक्र मत कीजिए मॉम, खुद को बदलना अपने आप के साथ ज्यादती करना है और मैं अपने साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। वो उनके कान के पास धीमे से कहकर बाय कहकर कमरे से निकल गई। ऑफिस में सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक और पेपर वेट के घूमने की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वह हाथ बगल में दबाए निगाहें झुकाए खड़ी थी और सामने मौजूद इंसान की तेज चुभती हुई नजरें उसे सहने में मुश्किल हो रही थी। जबकि सामने कुर्सी पर बैठे अभिनव कुमार को तो पहले ही दिन मौका मिल गया था आरुषि को खरी खरी सुनाने का। वक्त क्या हुआ है मिस आरुषि? अभिनव की ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। आरुषि घबराई हुई दोनों हाथों की उंगलियां मसोसते हुए सफाई देने ही वाली थी कि सामने वाली कुर्सी से उठते हुए टेबल के किनारे हाथ टिकाए खड़े हुए अभिनव ने उसकी बात सख्ती से काट दी। मैंने वक्त पूछा है आपसे मिस आरुषि, आपके फिजूल के बहाने नहीं। वह तमाम लिहाज ताक पर रखकर सर्द लहजे में बोला। आरुषि ने आंसुओं का गोला निगला और अपनी सुरमई आंखें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। सुरमई आंखों का उसकी ठंडी निगाहों से टकराना था कि मानो उसे झटका लग गया हो। किसी जादू का असर था। वही सुरमई आंखें जो हर बार की तरह आज भी उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर गईं। उसके हाथ में घूमता पेपर वेट ठहर गया। उसकी सांस भी एक पल को रुक सी गई, मानो इस खूबसूरत टकराव में कोई डिस्टर्ब ना हो। 10 बज रहे हैं सर, वह संजीदगी से बोली। उसकी आवाज में मौजूद गंभीरता ने उसके ख्यालों को तोड़ दिया। अभिनव होश में आते हुए जल्दी से अपना सर झटक गया। और ऑफिस की टाइमिंग क्या है? वह अपनी झुलझुलाहट पर काबू पाते हुए ठंडे लहजे में बोला। काश आरुषि का बस चलता तो वो आगे बढ़कर उसके हाथ में पकड़े पेपर वेट को खींचकर उसके सिर पर दे मारती। आज उसका पहला दिन था और यह आदमी जरा सा लिहाज भी नहीं कर सकता था। लेकिन अभिनव कुमार से हमदर्दी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी ही थी। जॉब के पहले ही दिन आप 1 घंटा लेट हैं और बतौर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी आपको मुझसे पहले ऑफिस पहुंचकर मेरी हर चीज को संभालना चाहिए था। अपनी टाई ढीली करते हुए वह सख्त आवाज में बोला। आइंदा गलती नहीं होगी। आरुषि समझ ही नहीं पा रही थी कि इस शख्स को क्या जवाब दे, जो बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखता जा रहा था और उसकी छोटी सी गलती को रॉकेट की तरह पकड़कर खींचता चला जा रहा था। बातें नहीं चाहिए, यह मेरा ऑफिस है मिस आरुषि। यहाँ मैं किसी भी तरह की कोताही या गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ कोई निजी जान पहचान नहीं चलेगी, सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता होगा। मैं तुम्हारा बॉस और तुम मेरी सेक्रेटरी। अभिनव ने नजरें चुराते हुए पलटकर
टेबल से कागज उठाए और ठंडे स्वर में कहा, और मेरे ख्याल से हमारे बीच इसके अलावा कोई रिश्ता है भी नहीं। ना जाने वह उसे क्या जताना चाहता था। यह फाइल लो और जाकर अमन से मिल लो, वह तुम्हें तुम्हारा पूरा शेड्यूल बता देगा। जितना जल्दी हो सके सब मैनेज करना। उसने फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए गंभीर लहजे में कहा। आरुषि ने आगे बढ़कर फाइल थामी ही थी कि उसकी नाजुक उंगलियां अभिनव के हाथों से हल्का सा टकरा गईं। यह एहसास दिल की शांत धड़कनों को एकदम से बेचैन कर देने वाला था। आरुषि ने आंखें उठाकर अभिनव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ सख्ती और ठंडा सा रवैया ही नजर आ रहा था। ओके सर, फाइल पकड़ते हुए उसने नजरें झुका ली और ऑफिस से बाहर चली गई। अभिनव ने उसके जाते ही अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। उसके हाथ में अभी भी वही एहसास हो रहा था जिसने एक लम्हे को उसे जैसे उलझा ही दिया था। उसकी निगाहों के सामने अभी भी वही हल्की सी नम सुरमई आंखें घूम रही थी। वो आंखें पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। उन आंखों में तो पहले उजाला, चमक और शरारत रहती थी। जाने अनजाने उसकी सारी सोच आरुषि की तरफ घूमती चली जा रही थी। 3 साल बाद की इस मुलाकात में उसने आरुषि को सिर से पैर तक बदला हुआ पाया था। कुछ दिनों बाद सफेद शर्ट और पैंट पहने हुए अभिनव कुमार गले के 2 बटन खुले, आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ी हुई, हाथ की उंगलियां जुड़ी हुई होठों पर टिकाए अपने ऑफिस रूम की ग्लास वॉल की तरफ देख रहा था जिसके उस पार आरुषि का केबिन था। वह अपनी घुटनों तक आती कुर्ती और हल्का दुपट्टा हमेशा की तरह अपने खास अंदाज में ओढ़े लैपटॉप पर निगाहें जमाए बड़े मन से काम में लगी हुई थी। और वह इस लड़की की बेपरवाही पर पहलू बदल बदल कर बेचैन हो रहा था। उसे ऑफिस आए 2 हफ्ते हो चुके थे और इस लड़की ने उसे दूसरी शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया था। हर काम इतना परफेक्ट कि वह चाहकर भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल पा रहा था और यही बात उसे असहज कर रही थी। वह ऐसी तो कभी नहीं थी। हल्के सुर्ख होंठों पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी और आंखों में शरारत की चमक, लेकिन अब वह इतनी खामोश कि उसकी निगाहों की तपिश महसूस होने के बाद भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देख रही थी। दूसरी तरफ आरुषि अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी और उस कोशिश में सफल भी हो रही थी। हाय आरुषि, कैसी हो? कैबिन में दाखिल होते हुए अमन ने मुस्कुराकर पूछा। आरुषि ने लैपटॉप से निगाहें हटाई और अमन की तरफ मुस्कुराकर देखा। इन 2 हफ्तों में अमन ने हर कदम पर उसकी मदद की थी। उसी की गाइडेंस की वजह से वह हर काम इतने परफेक्शन से कर पा रही थी। हाय अमन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आरुषि ने मुस्कुराकर नरमी से जवाब दिया। उसकी यह मुस्कान और अमन से ऐसे अपनापन भरे अंदाज से बात करना ग्लास वॉल के उस पार बैठे अभिनव कुमार के चेहरे पर साफ तनाव पैदा कर गया। अभिनव अपनी कुर्सी की टेक छोड़कर सीधा बैठ गया। 2 हफ्ते बीतने के बाद आज पहली बार वह आरुषि को किसी के सामने इस तरह मुस्कुराते हुए देख रहा था, वो भी दिल से। उसे साफ महसूस हुआ कि उसकी कनपटियों की नसें तेजी से धड़कने लगी हैं। मैं ठीक हूँ, वीरेंद्र साहब ने बताया कि तुम मुझे याद कर रही हो, अमन ने बैठते हुए कहा और वीरेंद्र साहब का नाम लेते ही वह आरुषि की परेशानी समझना चाहता था। हाँ, दरअसल इस फाइल का डेटा मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी और आज शाम तक इसे सबमिट भी करना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आरुषि ने झिझकते हुए कहा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, अमन मुस्कुराया और कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। अभिनव ने वो मंजर देखा। अमन उसके ठीक पास झुककर बैठा था और एक तपता हुआ एहसास उसके अंदर सुलगने लगा। उसकी निगाहें उस नजारे पर गड़ी रहीं और पल पल लाल होती जा रही थी। आरुषि अमन के साथ हंसते हुए बात कर रही थी और यह सब देखकर अभिनव के अंदर जैसे आग लग गई। उसकी बर्दाश्त की रस्सियां टूटने लगी, सीने में जलन की लपटें उठती जा रही थी। बहुत शुक्रिया अमन, अगर तुम ना होते तो मैं शायद कल तक भी फाइल तैयार नहीं कर पाती। आरुषि ने आंखों में हल्की शरारत के साथ कहा। अरे
इसमें क्या, तुमने मुझे दोस्त कहा है, दोस्त होकर अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना करूं तो धिक्कार है मुझ पर। अमन ने हंसते हुए कहा और उसके खुले बाल हल्के से बिखेर दिए। बस यही पल था और अभिनव के सब्र का पैमाना छलक गया। उसने मोबाइल उठाया और गुस्से में आरुषि का नंबर मिलाया। उधर आरुषि ने फौरन कॉल उठा ली। अभी तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। अभिनव का लहजा आग बरसा रहा था। आरुषि के होठों पर जमी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। हसीन चेहरे पर आई गंभीर संजीदगी साफ दिख रही थी। उसके बदले तेवर अभिनव कुमार की तेज निगाहों से छिपे नहीं थे। उसके अंदर कहीं जलन सी उठी थी। अमन उसको फोन पर बात करते देख कैबिन से बाहर निकल गया। आरुषि ने अपने बिखरे बाल जल्दी से समेटकर क्लिप में कैद कर लिए। कुर्सी से उठकर जैसे ही वह अंदर आने वाली दरवाजे की जाली के पास पहुंची, उसके सधे हुए अंदाज ने अभिनव के सीने में जलती आग को और भड़का दिया। "मे आई कम इन सर?" दरवाजे के बाहर खड़ी आरुषि ने इजाजत मांगी। अभिनव, जो उसके इंतजार में बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रहा था, ऊंची आवाज में बोला, "हाँ, आ जाओ।" आरुषि ने हल्का सा धक्का देकर दरवाजा खोला और धीरे से अंदर चली आई। "जी सर, आपने बुलाया?" वह टेबल के सामने खड़ी होकर हल्की झुकी निगाहों से बोली। अभिनव ने आगे झुकते हुए पेपर वेट को हाथ में उठाकर घुमाया। जब भी यह लड़की उसके सामने आती, यूं ही आंखें झुका लेती, पर अमन के सामने तो वो ऐसी नहीं थी। उसकी वही सुरमई झुकी आंखें अमन की तरफ बड़े निडरपन और हौसले से देख रही थी। यह सोचकर अभिनव के मन में बेचैनी उभर आई। ये कॉफी तुमने बनाई है?" उसने कोई ना कोई बहाना ढूंढकर बात शुरू करनी चाहिए ताकि अपने अंदर जमा गुस्सा भी निकाल सके और सामने खड़ी लड़की उसकी बेचैनी ना भाप जाए। "जी, मैंने ही बनाई है," आरुषि ने सीधी और शांत आवाज में कहा। "देखो मिस आरुषि, ये कॉफी कम और जहर ज्यादा लग रही है।" अभिनव का लहजा कड़वाहट से भरा था। आरुषि ने चौंक कर जरा सी निगाहें ऊपर उठाई। उसकी वही नजर देखकर अभिनव झुंझला गया। "सॉरी सर, लेकिन मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया है," वह मजबूरी में बोली। अभिनव के माथे पर सिकने गहरी हो गईं। "लेकिन तुम तो बहुत शौक से पीती थी।" उसे साफ याद था, कॉफी आरुषि की कमजोरी हुआ करती थी। "पीती थी, लेकिन अब नहीं पीती। अब मैं बहुत सी ऐसी चीजें छोड़ चुकी हूँ जो मुझे पसंद थी।" उसका लहजा एकदम खाली सा था, जैसे थक गई हो। कभी कभी अभिनव को सच में लगता था कि वह किसी इंसान से नहीं, किसी मशीन सी लड़की से बात कर रहा है। "जहाँ तक मुझे याद है आरुषि, तुम अपनी पसंद की चीज तोड़ तो सकती हो, पर इतनी खामोशी से छोड़ नहीं सकती," अभिनव धीरे से बोला, अपनी आंखों में उतरे दर्द को छुपाते हुए। एक भौं उठाए वह पेपर वेट को घुमाता हुआ खोया हुआ था। आरुषि के जूड़े में कैद बालों पर नजर पड़ते ही उसे वो मंजर याद आया जब अमन उसके बालों को छूते हुए शरारत में उन्हें बिगाड़ गया था। सुबह से ही उसके कुछ टूटे से बाल बार बार ध्यान खींच रहे थे और वह चाहकर भी इस लड़की पर लगी दीवानगी और तवज्जो हटाकर किसी और काम की तरफ मन नहीं मोड़ पा रहा था। "आप आरुषि की शख्सियत के सिर्फ एक ही पहलू को जानते हैं सर। मेरी शख्सियत के कई पहलू ऐसे हैं जो अभी छुपे हुए हैं।" आरुषि के लहजे में हल्की कड़वाहट थी। "खैर, मैं कल से कोशिश करूंगी आपकी कॉफी आपकी पसंद के हिसाब से हो।" वह अब ज्यादा देर वहां ठहर नहीं सकती थी। अभिनव की निगाहें उसे उलझा रही थी और इन निगाहों की वजह से जो घबराहट उसके भीतर उठी थी, उस पर वह देर तक काबू नहीं रख पाती। "रुको, ये फाइल का डेटा मेरे लैपटॉप में कन्वर्ट कर दो।" अभिनव की आवाज में जाने क्या था कि उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई अनकही ख्वाहिश थी कि सामने मौजूद ये लड़की बस नजरों से ओझल ना हो। आरुषि ने अपनी घबराहट पीते हुए फाइल उसके हाथ से ले ली और उसके सामने कुर्सी संभाल कर बैठ गई। उसकी पतली उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। आरुषि पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाए बैठी थी और अभिनव का पूरा ध्यान आरुषि पर। वही अभिनव कुमार जो कभी उसे 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज खुद बहाने बनाकर उसे अपनी नजरों के सामने रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। कुछ देर पहले जो बेचैनी उसके सीने में आग की तरह उठ रही थी, अब धीरे धीरे ठंडी पड़कर एक अजीब सा सुकून बन गई थी। वह कुर्सी की टेक से टिक गया।
उंगलियों में पकड़ा पेपरवेट घुमाते हुए उसे फुर्सत से देखता रहा। आरुषि जितनी जल्दी हो सके काम निपटाकर उन तपती निगाहों से छुटकारा पाना चाहती थी। उसके जूड़े में कैद रेशमी लट अचानक खुलकर कंधों पर फैल गई और उसके चेहरे के आसपास हल्का सा घेरा बन गया। वह पहले ही हालात से घबराई हुई थी, अब झुलझुलाहट में और घबरा गई। खुद को संभालने के लिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे क्या पता था कि उसे यूं सामने बैठकर एक गहरी सांस लेते देख अभिनव की अपनी सांसें रुक गई थीं। यह नजारा उसके पत्थर जैसे दिल में दरारें डाल रहा था और उसके दिल में जैसे तूफान मचा रहा था। रहने दो, यूं खुले अच्छे लग रहे हैं। आरुषि ने जैसे ही बाल वापस जूड़े में समेटने चाहे, अभिनव की तेज आवाज ने उसे रोक दिया। आरुषि ने हैरत और झुलझुलाहट भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुन लिया हो। बाल खुले रहने दो, अभिनव ने अपनी बात दोहराई। वह खुद नहीं जानता था कि यह बेइख्तियारी उसके लहजे में कहाँ से आ रही है। उसकी यह बेइख्तियारी आरुषि को पूरी तरह असमंजस में डाल गई। क्या आप अपनी हर सहकर्मचारी को ऐसे ही कहते हैं? उसने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। एक पल में अभिनव का पूरा वहम, पूरी बेइख्तियारी जैसे उड़ गई। क्या मतलब? वह चौंक कर बोला। वही जो आप समझ रहे हैं, आरुषि संजीदा लहजे में बोली और अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। और आप मुझे यह भी समझाना चाहेंगी कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मिस आरुषि? क्योंकि मेरी कम अक्ली कुछ समझने से नाकाम है शायद। अभिनव भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सर, यहाँ आप सिर्फ मेरे बॉस हैं और मैं आपकी सेक्रेटरी। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि आप यूं मेरी तारीफ करें, वो भी बिना वजह। उसका लहजा नरम नहीं बल्कि साफ और कड़ा था। अभिनव के चेहरे का रंग उसकी बातों से अपमान की तरह तमतमा गया। बॉस और सेक्रेटरी के अलावा भी हमारा रिश्ता रहा है आरुषि। यह वही आदमी था जिसने पहले ही दिन हर पुराने रिश्ते को पीछे छोड़कर सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता कायम किया था और आज वही उस प्रोफेशनल लाइन को तोड़कर निजी रिश्तों का एहसास दिला रहा था। कौन सा रिश्ता सर? आरुषि ने सीधी नजर मिलाकर कहा। आपके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच भी कोई रिश्ता बन जाता है। आप मेरे लिए एक अनजान आदमी हैं जिसके ऑफिस में मैं काम करती हूँ। आप यूं मेरी तारीफ करके मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवा सकते। उसका लहजा बिल्कुल ठंडा और सख्त था। कुछ पल पहले जो उसके होने से अभिनव को सुकून मिला था, वह सुकून अब जलन में बदल चुका था। अभिनव मुट्ठी भींचे लाल आंखों से उसे घूर रहा था। उसकी हर बात जैसे हथौड़े की तरह उसके दिल पर पड़ रही थी। मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि हम अपने माता पिता की दोस्ती को भूलकर केवल प्रोफेशनल तरीके से ही काम करें। फाइल पूरी हो गई है सर, अब मैं आपका कल का शेड्यूल बना लेती हूँ। वह शांत लहजे में बोली, लेकिन उसकी आंखें अब भी अभिनव की खून उतर आती निगाहों से बच रही थीं। फिर बिना उसका जवाब सुने वहां से निकल गई। अभिनव गुस्से और बेबसी के तूफान में घिरा हुआ था। उसने पेपरवेट जोर से दरवाजे की तरफ फेंक दिया। अपने कैबिन की ओर जा रही आरुषि इस तेज आवाज पर एक पल को रुक गई। उसके गले में जैसे एक कसाव सी बनी, जैसे किसी अनहोनी की झलक अभी अभी उसके पीछे से गुजरी हो। आंखों के किनारों पर जमा होती नमी को उंगली की पोर से समेटते हुए वो आगे बढ़ गई। रिश्ता तो था और बहुत गहरा था। याद करना चाहे या नहीं बात अलग थी, लेकिन रिश्ता मिटाया नहीं जा सकता था। अभिनव उसे अपने ख्यालों में देखते हुए बड़बड़ाता। तुम्हें तो याद भी नहीं आएगा। कुर्सी पर बैठते ही उसने आंखें बंद कर लीं। अपनी हालत से खुद परेशान और थका हुआ नजर आ रहा था। आखिर क्यों उसे अमन के साथ आरुषि को देखकर इतनी जलन हुई? क्यों वह मंजर याद आते ही सीने में फिर आग की तरह भड़क जाता है? क्यों आरुषि की
बेपरवाह निगाहें उसे भीतर तक चुभ गई थीं। उसका सख्त लहजा, उसकी संजीदगी आखिर क्यों उसके माथे पर बोझ बनकर उतर रही थी? उसकी बेगानगी, उसकी अनदेखी क्यों उसे फर्क पड़ रहा था? कई क्यों थे जिनका जवाब उसके पास इस वक्त बिल्कुल नहीं था। आज उनकी एक बहुत अहम मीटिंग थी। एक बड़ी कंपनी के साथ करोड़ों की डील फाइनल होने वाली थी और पूरे इंतजाम पर एक कड़ी नजर रखना जरूरी था। उसी जल्दबाजी में जब वो मीटिंग रूम में दाखिल हुई तो सामने से आते अभिनव कुमार के सीने से टकरा गई। सिर से सिर टकराया और आरुषि की आंखों के सामने एक पल को तारे घूम गए। संभलने से पहले ही वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी, लेकिन अभिनव के मजबूत हाथों ने संभाल लिया। आरुषि की सुरमई आंखों में घबराहट और हैरानी साफ झलक रही थी। वो कुछ पलों के लिए बिना पलक झपकाए अभिनव की ओर देखती रह गई। इधर अभिनव भी जैसे वक्त से कट गया हो। उसकी नजरें वहीं थम सी गई थीं। आज आरुषि कुछ अलग ही लग रही थी। सादा सा सलवार सूट पहना था, दुपट्टा बाएं कंधे पर करीने से रखा था। उसके खुले बाल हल्के हल्के कर्ल होकर पीठ पर लहरा रहे थे। आंखों में हल्का काजल और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। रोज के मुकाबले आज उसका अंदाज कुछ ज्यादा ही खास था। अभिनव कुमार पल भर के लिए जैसे पत्थर बन गया था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं आरुषि के कदम भी जैसे अपनी जगह जमे रह गए थे। दिल की धड़कनों की आवाज उसके कानों में ढोल की तरह गूंज रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। इस माहौल में दूर से अमन भी सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों में भी हल्की सी हैरानी साफ नजर आ रही थी। आरुषि को लग रहा था कि अगर वो कुछ और देर उसकी पकड़ से खड़ी रही तो उसका सारा संयम टूट जाएगा। दिल की डोर जैसे एक एक करके खुलती जा रही थी। सामने खड़े अभिनव कुमार की नजरों की गर्माहट उसे हर बार की तरह इस बार भी अपनी तरफ खींच रही थी। छोड़िए मुझे, उसने नजरें चुराते हुए धीरे से कहा और हल्का सा छूटने की कोशिश की। अभिनव अचानक जैसे होश में आया। आरुषि के माथे पर उभर आए पसीने की हल्की बूंदें उसने देख ली थी। पल भर में उसने अपने चेहरे पर सख्ती ओढ़ ली और खुद को संभालते हुए थोड़ा पीछे हट गया। क्लाइंट आने वाले हैं, हमें वेलकम के लिए चलना चाहिए। अपनी टाई की नॉट ठीक करते हुए उसने गंभीरता से कहा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। आरुषि ने सिर झुका लिया और हाथ में फूलों का गुलदस्ता संभालते हुए उसके पीछे चल दी, लेकिन उसके कदम अब भी हल्के कांप रहे थे। बाहर लॉबी में पहुंचते ही मेहमानों का आना शुरू हो गया। मिस्टर शर्मा, उम्मीद है आप आराम से यहाँ पहुँच गए होंगे। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अभिनव ने मुस्कुराते हुए सामने आए मेहमान से कहा। आरुषि ने भी अपने होठों पर प्रोफेशनल मुस्कान सजाई और गुलदस्ता आगे बढ़ाया जिसे मिस्टर शर्मा ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जगह खुद अपने हाथों में ले लिया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन असली मुश्किल तो अब है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप आरुषि हैं, राइट? उसकी नजरें आरुषि पर टिक गईं। अभिनव ने हैरानी से दोनों की तरफ देखा कि कहीं आरुषि की किसी लापरवाह हरकत का असर उस मेहमान पर तो नहीं पड़ गया। जी हाँ, मैं आरुषि ही हूँ, उसने शांति से जवाब दिया। मुझे बताया गया था कि आप एक भी साहित्य सम्मेलन मिस नहीं करती, मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरुषि के चेहरे पर हल्की सी झिझक आई और अभिनव कुमार की सोच एक बार फिर अपनी ही दुनिया में उलझ गई। मिस्टर शर्मा ने जब देखा कि उसका अंदाजा सही निकला तो वो मुस्कुराते हुए बोल पड़ा और आरुषि ने भी उसकी तरफ देखते ही हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वही अभिनव कुमार अपनी ही सोचों में डूबा हुआ था और ये मुस्कुराहट उसके दिल में जैसे एक चुभन बनकर लगी। उसका बदन तन गया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। जो लड़की हर साहित्य सम्मेलन में पहली सीट पर दिखाई देती थी, अब वो तो जैसे गायब ही हो गई, बिल्कुल अलादीन के चिराग की तरह। मिस्टर शर्मा उत्साह से बोले, सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे इस तरह अचानक यहाँ मुलाकात हो जाएगी। हम तो आपको गजलों की महफिलों में ढूंढते रह गए। मिस्टर शर्मा के लहजे में अपनापन और शौक साफ नजर आ रहा था।
उसकी बातें सुनकर आरुषि हंस पड़ी, लेकिन अभिनव के लिए ये हंसी किसी झटके से कम नहीं थी। उसे हैरानी इस बात की थी कि वो साहित्य की महफिलों में जाती थी और उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। मिस्टर शर्मा का यूं आरुषि से खुलकर बात करना और उसका हंसना अभिनव को अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। अगर बात किसी बड़े प्रोजेक्ट की ना होती तो शायद वो मिस्टर शर्मा को वहीं रोक देता, लेकिन उसने खुद को संभाला। चलिए इन सब बातों को बाद में करेंगे, अभी मीटिंग का वक्त निकल रहा है, काम को पहले रखते हैं, आरुषि ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा और मीटिंग रूम की तरफ इशारा किया। मिस्टर शर्मा हल्की मुस्कान के साथ बोले, मिस आरुषि, सर कहने की जरूरत नहीं है, हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, अब आप मुझे बस शर्मा कह सकती हैं। थोड़ा पुराना रिश्ता फिर से जिंदा कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा की यह बात सुनकर आरुषि ने अचानक नजरें उठाकर अभिनव की तरफ देखा। वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे गुस्से भरी नजरों से शर्मा को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी निगाहें कम देख और ज्यादा घूर रही हूँ, जैसे अभी उसे निगल जाएंगी। आरुषि उसके चेहरे के भाव समझ गई थी। साफ था कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, खासकर तब जब इस तरह की बातें प्रोफेशनल मीटिंग के माहौल में हो रही थी। आरुषि के मन में अजीब कसमकस चल रही थी, लेकिन मिस्टर शर्मा का उसके साथ बेबाक होकर बात करना और उसका उन बातों पर मुस्कुराना अभिनव से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। खासकर उसके होठों पर किसी और के नाम की मुस्कान उसे और भी ज्यादा चुभ रही थी। उसकी खुलकर हंसी मानो उसे पल भर में अंदर से जला रही थी। अभिनव ने झुलझुलाकर अपनी गले की टाई ढीली की। उसकी सांसें भारी हो रही थी, जैसे सीने में दम घुट रहा हो। वो खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया और सबको साथ लेकर अंदर चला गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास भी उसके ज्यादा कसकर पकड़ने की वजह से हिलने लगा था। उसे लग रहा था मिस्टर शर्मा का आकर आरुषि के ठीक पास बैठ जाना उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा था। प्रेजेंटेशन शुरू हुई और पूरी होने तक आरुषि शर्मा की नजरों के घेरे में रही। यही बात अभिनव को अंदर ही अंदर जला रही थी। वो खुद को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। सीने में जलन की आग और तेज होती जा रही थी। उसे बाकी सारी बातें भूल गई थी। आखिर प्रेजेंटेशन खत्म हुई और उसी वक्त मिस्टर शर्मा ने अभिनव की तरफ देखते हुए उसका ऑफर स्वीकार कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो गया। आमतौर पर ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन वहां मौजूद आरुषि और अभिनव दोनों को उस पल रत्ती भर भी खुशी महसूस नहीं हुई। अभिनव जलन और उलझन की आग में जल रहा था और आरुषि उसकी तेज नजरों की तपिश से खुद को जलता हुआ महसूस कर रही थी। अभिनव के इशारे पर आरुषि ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर मिस्टर शर्मा की तरफ बढ़ाए। उसने साइन किए और तुरंत वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर दिया। आरुषि, क्या आज रात फ्री हैं? यह कहते हुए मिस्टर शर्मा ने अभिनव कुमार को बधाई दी और फिर सीधे आरुषि से मुखातिब हो गया। इससे पहले कि आरुषि कुछ कहती, अभिनव ने खुद को संभालते हुए कहा, ऑफिस के बहुत से काम पेंडिंग है। वो जानबूझकर बीच में बोला और हर शब्द को तौलकर आरुषि की तरफ देखा, जैसे हालात को अपने काबू में रखना चाहता हो। अभिनव की घूरती नजरें देखकर आरुषि को बात समझ में आ गई। फिर भी मिस्टर शर्मा मुस्कुराते हुए बोले, काम खत्म करने के बाद मिल तो सकते हैं ना, आज एक कवि सम्मेलन भी है। आरुषि ने थोड़ा सोचकर कहा, ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद में आपको कॉल कर दूंगी। मिस्टर शर्मा ने हल्की हंसी के साथ हाथ बढ़ाया, उम्मीद है आप मेरी पेशकश ठुकराएंगी नहीं। आरुषि ने औपचारिक तरीके से मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। वो उसे पहले से जानती थी, कुछ साहित्य कार्यक्रमों में उनसे आमने सामने हाय हेलो हो चुकी थी, इसीलिए इस तरह के अपनापन दिखाने पर वह सीधा मना नहीं कर पाई। लेकिन अभिनव के हाव भाव और चेहरे की शक्ति उसकी समझ से कई ज्यादा थी। मैं इंतजार करूंगा कहकर
मिस्टर शर्मा मुस्कुराता हुआ अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां से निकल गया। अभिनव ने होठों पर हल्की तंज भरी मुस्कान सजाई, अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर गर्दन घुमाते हुए तेज नजरों से पास खड़ी मुस्कुराती आरुषि की तरफ देखा, जैसे उसे बिना शब्दों के ही सब कुछ समझा देना चाहता हो। फिर सिर हल्का सा हिलाकर अपने ही मन में खुद को दाद देते हुए बोला, चला गया है मिस आरुषि। वो उसकी मुस्कुराहट बंद कराने के इरादे से बोला, सारा डाटा समेटो और मेरे ऑफिस आओ। अंदर ही अंदर वो खुद को अंगारों पर बैठा महसूस कर रहा था और रही सही कसर आरुषि अपनी हल्की मुस्कान से पूरी कर रही थी। टाई को गले से झटके से ढीला करते हुए अभिनव कुमार तेजी से अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। पीछे से आरुषि बड़बड़ाई, उम्र बढ़ती जा रही है जनाब की, लेकिन अकड़ अभी भी इतवार से सोमवार तक कम नहीं होती, और केबिन की तरफ चली गई जहां बाकी फाइलें रखी थी। उसने एक एक कर सारी फाइलें उठाई और लैपटॉप के सामने बैठ गई। तभी अभिनव की आवाज आई, इन सारी फाइलों का डाटा मेरे लैपटॉप में कन्वर्ट करना है। वो सामने रखी ढेर सारी फाइलों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जिनमें से ज्यादातर वो खुद ही उसके केबिन तक ले आया था। जी, आप यानी मिस आरुषि ये सारा काम आज ही पूरा करेंगी। उसने उसी सख्त अंदाज में बात दोहराई। आरुषि हल्की सी हंसी के साथ बोली, आप मजाक कर रहे हैं ना सर? जैसे उसे भरोसा हो कि अभी ये कह देगा वो मजाक था। लेकिन अभिनव ने बिना मुस्कुराए उसकी तरफ देखा। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं आपसे मजाक करूं। आज आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा और ये काम आज ही खत्म होगा। असल में वो उसे किसी भी कीमत पर आज शाम कहीं जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मिस्टर शर्मा की आंखों में उसके लिए जो दिलचस्पी उसने देखी थी, उससे वो अंदर कहीं जल रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो जो महसूस कर रहा है उसे क्या नाम दे। लेकिन इतना तय था कि इस लड़की के लिए उसके दिल में कुछ जरूरत से ज्यादा ही जलन होने लगी थी। आरुषि ने हैरान और थोड़ी नाराज सी नजरों से उसकी तरफ देखा तो अभिनव ने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली, जैसे उसकी आंखों से बच रहा हो। यह लड़की अपनी सादगी और बेपरवाही में भी उसे अंदर तक हिला देने की ताकत रखती थी, और आज वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था। आरुषि उसके इस सख्त रवैये को देखकर मन ही मन बुदबुदाती हुई काम में लग गई। सामने बैठकर तेजी से फाइलों का डाटा कंप्यूटर में डालने लगी और ध्यान पूरा लैपटॉप स्क्रीन पर टिकाए रखा, जबकि अभिनव पास खड़ा उसकी उंगलियों की हर हरकत देख रहा था, लेकिन अपनी नजरें मुश्किल से ही रोक पा रहा था। उसके हाथ में पकड़ी फाइल कसती जा रही थी, जैसे उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। मैं सब समझती हूँ, काम के आड़ में अपनी भड़ास मुझ पर निकाल रहा है। आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। आरुषि उसे मुस्कुराते देख तेज चलती हुई दिल ही दिल में बड़बड़ाई और अपनी फाइलों की स्पीड बढ़ा ली। उधर से ख्याल आया कि आज मिस्टर शर्मा से मिलने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। ऑफिस पूरी तरह खाली हो चुका था, रात भी काफी हो गई थी और वहां सिर्फ वही दोनों बचे थे। आरुषि ने जब अपना काम पूरा करके सामान समेटना शुरू किया तो अभिनव कुमार कोट पहनते हुए बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आरुषि ने बिना उसकी तरफ देखे संजीदगी से कहा, शुक्रिया सर, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। अभिनव का लहजा सख्त हो गया, इतनी रात हो गई है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। आरुषि ने तीखे अंदाज में पलटकर कहा, ये आपका सिरदर्द नहीं है सर। क्या आप यहाँ हर कर्मचारी को ओवर टाइम के बाद घर छोड़ने की ऐसे ही पेशकश करते हैं? नहीं ना, तो मुझे भी वैसे ही ट्रीट कीजिए। अभिनव ने दबी हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा। तुम बाबा के दोस्त की उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरुषि ने उसे रोकते हुए ठंडे लहजे में कहा, प्लीज मुझ पर एहसान मत जताइए। अंकल का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं जा रही हूँ। और उसने हाथ उठाकर उसे और कुछ कहने से रोक दिया। अभिनव अब झुलझुला उठा था। तुम्हें हुआ क्या है आरुषि? इतनी बदल क्यों गई हो? इतनी सख्त क्यों हो गई हो?
पहले वाली आरुषि कहाँ गई? वो गुस्से और बेचैनी में उसके करीब आया और उसका बाजू पकड़कर हल्के से झंझोड़ते हुए बोला, जैसे उसके सब्र का बांध अब टूट चुका हो। उस लड़की का सख्त और बेपरवाह अंदाज उसे अंदर तक चुभने लगा था। मर गई वो आरुषि, मार दिया उस आरुषि को आपने। अब जो आपके सामने खड़ी है वह सिर्फ एक पत्थर है। आरुषि का भी सब्र अब भर चुका था। उसने अभिनव कुमार के सीने पर हाथ रखकर जोर से उसे खुद से दूर धकेल दिया और चीख पड़ी। अभिनव हैरानी से उसे देखने लगा। मैंने? हाँ, आपने। अभिनव कुमार, 3 साल पहले की वो 2 रातें मुझे आज भी याद हैं, जब मैंने आपसे अपने प्यार का इजहार किया था और आपकी उस तथाकथित गर्लफ्रेंड के सामने, जिसे आप सच्चा प्यार समझते थे, आपने मुझे बेहया, बेशरम जैसे शब्दों से नवाजा था। सिर्फ ठुकराया ही नहीं, बल्कि मेरे चरित्र पर भी सवाल उठा दिए थे। और वो आपकी सो कॉल्ड दोस्त, जो दिखावे में आपसे बहुत प्यार करती थी, महान बनने का ढोंग करके आपको एक खत लिखकर चली गई थी कि वो मुझे खुश रखने के लिए आपको छोड़कर जा रही है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। उसे आपसे बेहतर इंसान मिल गया था, इसीलिए उसने आपको छोड़ दिया। उस दिन आपको धोखा मिला था, लेकिन आपने उसका सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया था। अभिनव, मुझे सब याद है। वो खत जो आपने मेरे मुंह पर मारा था, वो शब्द जो आपने कहे थे कि मैं एक डायन हूँ जो आपकी सारी खुशियों को खा गई, जबकि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने आपसे प्यार किया था। 3 साल पहले की वही तकलीफ आज भी मेरे दिल में जिंदा है। उसी दर्द ने मुझे ये बना दिया है। जब मुझे इस सच का पूरा यकीन हुआ और मैं पूरी तरह टूट गई थी, तो मेरा भाई बिहान यह सब देख रहा था, इसीलिए आपको उससे सख्त नफरत हो गई थी। अभिनव कुमार अपने हाथों की मुट्ठियां भींचे चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। काश एक बार आपने सच्चाई जानने की कोशिश की होती। वीरेंद्र साहब उस समय भी आपको समझाते रह गए थे, लेकिन आपने किसी की एक नहीं सुनी थी और अपना गुस्सा और उम्मीदें सब मुझ पर थोप दी थी। आरुषि के यह कहते ही अभिनव कुमार उससे नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगा। आरुषि तल्ख मुस्कान के साथ बोली, तो आप सच्चाई जान चुके थे अभिनव कुमार, फिर भी आपने मुझसे नफरत करना जरूरी समझा। आपने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे नापसंदीदा वजूद मान लिया और मैं ही बेवकूफ थी जो इतने महीनों तक इस इंतजार में बैठी रही कि शायद आप सच जानने के बाद माफी मांगेंगे या सब ठीक करेंगे। लेकिन अब वो आरुषि मर चुकी है, जिसे सबने तब कुचल दिया था जब वो सिर्फ एक सीधी सादी लड़की थी। अब मुझे पत्थर बन जाना ज्यादा आसान लगता है। इतना कहकर आरुषि ने लाल और भीगी आंखों से उसे एक बार देखा और वहां से चली गई। अभिनव उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि वो खुद जानता था कि जो सच के थप्पड़ उसने खुद खाए थे, वही उसने आरुषि के चेहरे पर भी मारे थे। वो वहीं खड़ा रहा, एकदम गहरी खामोशी में डूबा हुआ, उसी रास्ते की तरफ देखता रहा जहां से वो अभी अभी गई थी। अगले दिन उसकी हालत अजीब हो चुकी थी। कभी कुर्सी की पीठ से टिक जाता, तो कभी सामने टेबल पर खुली फाइल को देखता रहता, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वीरेंद्र साहब काफी देर से उसकी बेचैनी देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे हो क्या गया है। अभिनव ने बालों में हाथ फेरते हुए ऑफिस की ग्लास वॉल के उस पार आरुषि के खाली कैबिन की तरफ देखा। वो आज ऑफिस नहीं आई थी और उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का कोई बहुत जरूरी हिस्सा उससे छूट गया है और वो उसके बिना अधूरा हो गया है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खालीपन क्यों है और क्यों उसकी गैर मौजूदगी उसे इस कदर तोड़ रही है। अचानक गुस्से में उसका दिमाग झंझना उठा और उसने वीरेंद्र साहब की तरफ देखा। एक वही थे जो उसे सब सच बता सकते थे, लेकिन उनसे पूछे कैसे? पापा, आरुषि आज ऑफिस नहीं आई क्या? उसने आपको कुछ बताया था? उसने अपनी आवाज को जबरदस्ती सामान्य बनाए रखा और अपनी बेचैनी छुपाने की पूरी कोशिश की। वीरेंद्र साहब सहज भाव में बोले, हाँ बेटा, आज वह अपने किसी पुराने दोस्त के साथ डिनर पर गई है। नाम शायद मिस्टर शर्मा। वह घर गया था
बिहान से मिला और उससे इजाजत लेकर आरुषि को आज काव्य समारोह और डिनर पर ले गया है। बिहान कह रहा था अच्छा लड़का है, हो सकता है वो आरुषि के सिलसिले में उससे बात भी करे। वीरेंद्र साहब अपनी बातों में लगे हुए थे, लेकिन अभिनव को लग रहा था जैसे हर लफ्ज उसके सीने में खंजर बनकर उतर रहा हो। उसकी सांसें भारी होने लगी। अचानक वह अपना संयम खो बैठा और कुर्सी से उठकर ऊंची आवाज में बोल पड़ा, वह ऐसा कैसे कर सकता है? वीरेंद्र साहब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। बेटा, बहन के लिए तो अच्छे रिश्तों के बारे में सोचना ही पड़ता है। वो उसकी बहन है, वो सब कर सकता है। लेकिन अभिनव का चेहरा लाल हो चुका था। नहीं पापा, वह मेरी मोहब्बत है, मैं उसे इस तरह किसी और के बारे में सोचने भी नहीं दे सकता। यह कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। जिस जज्बे को वो सालों से दबाए बैठा था, आज वो खुद उसके मुंह से बाहर निकल चुका था। उसे खुद एहसास हो गया था कि वह आरुषि को किसी और के साथ नहीं देख सकता। उसने फौरन अपना मोबाइल उठाया और तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे से वीरेंद्र साहब उसे आवाज देते रहे, लेकिन उसने कुछ सुना ही नहीं। कहाँ हो तुम? वो बड़बड़ाता हुआ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा और नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। वहां पहले तो वो उसे कहीं नहीं दिखी, फिर अचानक एक तरफ नजर टिक गई। आरुषि वहीं खड़ी थी, कुछ लड़के और लड़कियों के साथ हंसते बोलते हुए बातों में मशगूल। वह उसे देखकर पल भर को ठिठका, फिर बिना कुछ सोचे उसकी ओर तेजी से बढ़ गया। लोगों की फिक्र किए बिना वह उसके करीब पहुंचा और गुस्से और घबराहट के बीच हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। आरुषि इस अचानक आई मौजूदगी से चौंक गई। अभिनव, उसका नाम उसके होंठों से निकला, लेकिन अभिनव ने किसी की बात सुनने का नाम नहीं लिया। वह उसे वहां से एक तरफ थोड़े सुनसान कोने में ले गया। दीवार के पास रुककर खुद उसके सामने खड़ा हो गया, दोनों तरफ हाथ रखकर जैसे उसे अपने ही घेरे में ले लिया। आरुषि उसे इस हालत में देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वह चाहता क्या है और यहाँ इस तरह क्यों आ गया है। उस अजीब से अंदाज पर आरुषि हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वह सीधे अभिनव की सुर्ख आंखों में देखने लगी। अभिनव ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके शब्द सुनते ही जैसे आरुषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी रूह के अंदर से कुछ ऊपर उठकर आकाश तक चला गया हो। वह बेयकीनी में डूबी हुई उसे बस देखती रह गई। अभिनव आगे बोला, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मुझे पता है 3 साल पहले जब तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही थी तो मैंने तुम्हें ठुकरा दिया था। चंचल के चले जाने का कसूर भी मैंने तुम पर डाल दिया था। मैंने अपने शब्दों से तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन मुझे हर पल अपने उन शब्दों का पछतावा होता रहा। इतने साल मैंने तुम्हारे सामने न आने की कोशिश की, तुमसे दूर भागता रहा। इसकी वजह यही थी कि मुझे डर था कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगी, मुझे एहसास दिलाओगी कि जिस लड़की के लिए मैंने तुम्हें ठुकराया उसने मुझे भी धोखा दे दिया। लेकिन जब तुम मेरे सामने आई और मेरे लिए बिल्कुल अनजान बन गई तो दिल के अंदर कुछ टूट सा गया। अब तुम वो 3 साल पहले वाली आरुषि नहीं रही जो बिना डरे हमारे घर आती थी, अपनी बात मनवाती थी, अपनी शरारतों से मेरी जिंदगी में रंग भर देती थी, जो हर वक्त मेरे आसपास घूमती रहती थी, मेरी तरफ देखने की भीख मांगती थी। अब तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती और यही बात सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ देती है। तुम्हारी ये बेरुखी, तुम्हारा ये अनजान बन जाना मुझे अंदर से मार देता है। जब तुम किसी और के साथ मुस्कुराती हो तो मेरा दिल जल उठता है। मैं तुम्हें अमन के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था, ना मैं मिस्टर शर्मा के साथ भी तुम्हें बर्दाश्त कर पाऊंगा, चाहे इसे मेरी मोहब्बत कहो या तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान। लेकिन सच यही है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ना मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। मैं अपने हर शब्द की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये कहते हुए अभिनव घुटनों के बल उसके सामने झुक गया, उसके हाथ पकड़ लिए और उन्हीं हाथों पर अपना सर रखकर भीगी हुई आवाज में बोला,
आरुषि की आंखों से दो आंसू टूटकर उसके गालों पर बह निकले। एक वक्त था जब उसे इन लफ्जों की जरूरत थी, एक वक्त था जब अभिनव कुमार ने उसे ठुकरा दिया था, और आज वो वक्त था जब वो खुद उसे ठुकराने वाली थी। इन 3 सालों में जो दर्द उसने सहा था, वो चाहती थी आज वही दर्द उसे भी महसूस हो। उसने भारी आवाज में कहा, एक दिन था जब आपने मुझे ठुकराया था। उस दिन मैं आपकी जगह पर थी और आज आप मेरी जगह पर हैं। अब मैं आपको ठुकराकर अपने दर्द का बदला लेती हूँ। मिस्टर शर्मा ने मुझे प्रपोज किया है और मैं उसका प्रपोजल कबूल कर चुकी हूँ। यह कहते हुए उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया, बेरहमी से उसकी हालत को नजरअंदाज किया और उसका दिल पैरों तले रौंदती हुई वहां से निकल गई। 3 साल पहले वो जालिम था, आज वो जालिम बनी थी, लेकिन अभिनव कुमार ऐसा भी नहीं होने देगा। उसे पूरा यकीन था कि आरुषि आज भी उससे मोहब्बत करती है, बस उसके दिए जख्मों से वो घबरा कर दूर हट रही है। वो बुज़दिल मर्द नहीं था जो अपनी मोहब्बत को यूं ही छोड़ देता। उसे अपना हक छीनना आता था। अपनी ही सोच में डूबा वो आगे का प्लान भी बना चुका था, जिसको सोचकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। पूरा 1 महीना गुजर चुका था। आज आरुषि लाल जोड़े में सजी हुई उस आलीशान कमरे में गुलाब के फूलों से सजे बेड पर बैठी अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी। कमरे की खामोशी और सजावट उसे बेचैन कर रही थी, लेकिन वो खुद को संभाले बैठी थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अभिनव अंदर दाखिल हुआ। होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए अपने बेड पर बैठी आरुषि की तरफ देखा। उसका दिल आज बहुत सुकून में था, जैसे तमाम मुश्किलों के बाद आखिर वो उसकी हो ही गई हो। वो हल्के से हंसते हुए उसके पास बैठ गया और बोला, मुझे लगा था मेरी बीवी कोई हिटलर बनेगी, सजी धजी हाथों में हथियार लिए मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। ये कहते हुए वो उसके चेहरे के भाव पढ़ने लगा। आरुषि ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, किसी गलतफहमी में मत रहो अभिनव, मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रही थी ताकि तुम्हें इस रिश्ते की सच्चाई बता सकूं। मुझे अंकल और भाई के दबाव में आकर हाँ कहनी पड़ी। बीरेंद्र साहब और मेरे घर के लोगों ने बहुत मजबूर कर दिया था, इसमें मेरी मर्जी कुछ भी नहीं थी, तभी इस रिश्ते के लिए हाँ की, वरना तुम मरते मर जाते, मैं कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करती। आरुषि कांपते हुए अपने डर को छुपाने की कोशिश करती बोली, तुमसे कई बेहतर तो मिस्टर शर्मा। उसके लबों से मिस्टर शर्मा का नाम सुनते ही अभिनव कुमार ने उसके होठों पर उंगली रख दी और उसे चुप करवा दिया। उसकी हल्की सी मुस्कान भी उसी पल गायब हो गई और उसके चेहरे पर सख्ती उतर आई। आरुषि अंदर से कांप उठी थी। मेरी मौजूदगी में इस इंसान का नाम तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए आरुषि। मुझसे मेरी जान मांग लो, मैं तुम्हारे कदमों में सारी जिंदगी बिता दूंगा, अपनी हर गलती की माफी मांगता रहूंगा, लेकिन हमारे बीच मिस्टर शर्मा को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। पुरानी बातें भूलना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें रोज याद करके खुद को तकलीफ देने से तुम्हें और मुझे दोनों को दर्द ही मिलेगा। चलो एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की हर तकलीफ दूर करूंगा, तुम्हें इतनी मोहब्बत और खुशियाँ दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। खुद को इतना मत थकाओ, मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगा। कहते हुए अभिनव ने अपने हाथों से आरुषि का चेहरा थाम लिया। अभिनव ने घुटनों के बल बैठ के अपने कान पकड़ लिए थे। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक दर्द भरी मोहब्बत थी। और बस यहीं तक आरुषि ठंडी बेरुखी और नफरत का नकाब पहने रह सकती थी। जो दिल पहले ही दरक चुका था, अब पूरी तरह टूट गया था। वो अब और सख्त बनने का ढोंग नहीं कर सकती थी। सच यही था कि उसे इसी इंसान की जरूरत थी जिससे वो नफरत का दावा करती आई थी, जिसके लिए वो हर दिन अंदर ही अंदर तड़पती थी। मैं थक गई हूँ अभिनव, मैं अब और मजबूत बनने का नाटक नहीं कर सकती। अगर और किया तो सच में पत्थर बन जाऊंगी। तुम्हारी मोहब्बत का ये इजहार मेरे सारे जख्मों को कुरेद रहा है, लेकिन सच
भी यही है कि मैं कभी तुमसे पूरी तरह नफरत नहीं कर पाई। मैं कभी तुम्हें दिल से नापसंद नहीं कर पाई। जिससे एक बार सच्चे दिल से मोहब्बत हो जाए उसे दिल से निकाला नहीं जाता। नफरत करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुम्हारी तरफ से मिलने वाली ठुकराहट ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं अपने सारे एहसासों को दबाकर पत्थर बन जाऊं और उन्हें दिल की तिजोरी में बंद कर दूं। मैं हार गई अभिनव, अपनी ही मोहब्बत से हार गई। डर लगने लगा था कि कहीं ये मोहब्बत मुझे फिर से तुम्हारे सामने झुका ना दे। मैं क्यों इतनी मजबूर हो गई कि तुम्हारा एक छोटा सा प्रेम भरा इजहार भी मुझे पिघला गया। वह रोते हुए उसके हाथ पर अपना कांपता हाथ रखकर अपना दिल हल्का करने लगी। अभिनव हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसे यकीन हो गया था कि उसकी आरुषि उससे कभी नफरत कर ही नहीं सकती। मोहब्बत होती ही ऐसी है जिसमें इंसान महबूब की हर बात के आगे बेबस हो जाता है, चाहे वह कितना भी दर्द क्यों ना दे। दिल जब किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसी के आगे झुक भी जाता है। मैं पूरी तरह टूट गई हूँ अभिनव, बिखर गई हूँ और आज अपना सब कुछ तुम्हें सौंप रही हूँ। उसका बीता हुआ दर्दनाक कल था जिसे भूल जाना ही बेहतर था। उसका प्यार आज वापस लौट आया था, लेकिन वह आज भी अभिनव से उतनी ही मोहब्बत करती थी। वो दिल और जान से उससे प्यार करती थी। अगर वो अभिनव को ठुकरा कर मिस्टर शर्मा का साथ चुन लेती तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती और तीनों ही कभी खुश नहीं रह पाते। अब उसके दिल को सुकून था। उसके दिल पर जिस इंसान का राज था वही उसका अपना था। तुमने मुझे माफ करके खुद को मेरे हवाले कर दिया, मुझे आखिरी मौका देकर मेरी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। आरुषि, इस नई जिंदगी में मैं कभी वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे। ये अभिनव कुमार का कमिटमेंट है। तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। हर वो वजह खत्म कर दूंगा जो तुम्हारी मुस्कान छीन सकती थी। आरुषि से हुई आखिरी मुलाकात के बाद ही अभिनव ने बीरेंद्र साहब को आरुषि का रिश्ता तय करने के लिए भेजा था। अभिनव ने कल्पना जी और बिहान से भी माफी मांगी थी और उन्हें यकीन दिलाया था कि वो अब कभी उसका दिल नहीं तोड़ेगा। जितनी तकलीफ और परेशानी उसकी वजह से आरुषि को हुई है, उससे कई ज्यादा मोहब्बत और खुशी से उसकी जिंदगी भर देगा। सबके सामने आरुषि इनकार भी नहीं कर पाई थी। कल्पना जी ने इस रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन जब अभिनव ने उनसे माफी मांगकर आरुषि के लिए अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया तो उन्हें भी मानना पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी को तरसते देखा था और समझ गई थी कि यह शख्स उसके लिए सच में खास था। आरुषि ने कहा था कि वह कभी अभिनव को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अब वह खुद उसके हाथों में अपने दिल की सौगात सौंप रही थी। अभिनव और आरुषि के साथ साथ उनके करीबी लोग भी इस रिश्ते का हिस्सा बन गए। बिहान ने निगाहें जमाकर सब देखा और समझा कि अब यह रिश्ता पक्का हो चुका है। अगर कभी किसी ने इनकी मोहब्बत में खलल डालने की कोशिश की तो अब उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसकी बहन अब सिर्फ खुशियों की हकदार है। रात धीरे धीरे कटती गई और दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए एक हो गए। दोस्तों, कभी कभी प्यार के हाथों इंसान मजबूर हो जाता है। वो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके आगे झुक जाता है। आरुषि अभिनव से कई साल बीत जाने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाई थी और वो कभी कर भी नहीं पाती, क्योंकि उसने अभिनव को सच्चे दिल से चाहा था। अभिनव उसकी गहरी मोहब्बत था। या तो अभिनव को ठुकरा के जिंदगी भर परेशान रहती या फिर उसके गलती मान लेने पर उसे माफ करके अपनी मोहब्बत को दूसरा मौका देती। अभिनव को भूलना उसके बस में नहीं था। शायद किस्मत में खुशियां लिखी हो, ये सोचकर उसने अभिनव को दूसरा मौका दिया। अभिनव ने भी उसे यकीन दिलाया कि वह उसे फिर कभी ऐसा मौका नहीं देगा कि उससे रिश्ता जोड़ने पर उसे अफसोस हो। अभिनव की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर आरुषि ने उसे माफ करके एक मौका और देके खुले दिल से स्वीकार लिया था और दोनों की जिंदगी की गाड़ी जो सालों से पटरी से उतरी हुई थी वापस पटरी पर लौट आई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र पूरी तरीके से काल्पनिक हैं।
इनका किसी भी व्यक्ति घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना है और सामाजिक शिक्षा देना है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।